हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की एक खास वीडियो के अंदर। ये वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम का पार्ट 2 है और इसको उसी टॉपिक से आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने ये जान लिया था कि अगर आप एक ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि खुद जिसका अंडरलाइंग एसेट खुद कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो एसेट क्लास सबसे ज्यादा रिस्की है। उसके अंदर जो प्राइस चेंज आ रहा है वो मेनली सप्लाई और डिमांड की वजह से आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा था, हमने कहा था गोल्ड ने पिछले कुछ सालों के अंदर काफी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बेसिकली उसका जो अंडरलाइंग एसेट है खुद गोल्ड, वो कुछ काम नहीं करता, जिस वजह से उसका जो प्राइस में चेंज आता है, जो भी प्राइस घटता बढ़ता है, वो मेनली डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होता है। तो ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है। मैं ये देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर काफी सारी रिस्की एसेट्स और रिस्की एसेट दोनों रखना चाहिए। इसकी भी बात मैं भी करूंगा। हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ हाई लेवल रिस्क सिक्योरिटीज को भी, कुछ एसेट्स को भी और लो लेवल सिक्योरिटीज को, दोनों को मिक्सचर बना के चलना पड़ता है। लेकिन मैं बेसिकली यही है, अंडरलाइंग एसेट्स अगर आपकी काम नहीं कर रही तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्की है। यही सेम थिंग क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी है। बिटकॉइन का आपने देखा कि कुछ समय पहले बिटकॉइन आया, एकदम से उसकी मार्केट में काफी सारी न्यूज आई, काफी सारी उसका प्राइस बढ़ा, क्योंकि क्या हुआ था, एकदम से वो नई चीज थी, नई कमोडिटी थी, तो लोगों ने उसे काफी हद तक परचेज भी करा, फ्रॉडस्टर्स ने उसका काफी इस्तेमाल करा था। और क्योंकि देखो उसकी परचेज ज्यादा थी तो डिमांड साइड उसकी काफी हाई थी और सप्लाई साइड उसकी काफी कम थी, जिस वजह से एकाएक उसका प्राइस बढ़ा था। लेकिन जैसे ही लोगों को समझ आया कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी फिजिकल करेंसी है नहीं है। और दोस्तों, यही सेम चीज आपकी रियल एस्टेट के साथ भी होती है। रियल एस्टेट में भी प्योर डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। अभी आप जैसे देखेंगे थे कि कोरोना टाइम में, इससे पहले भी रियल एस्टेट काफी नीचे गई हुई है, मार्केट काफी कम हो चुका है रेट। वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि रियल एस्टेट का जो अंडरलाइंग एसेट है, जो वो खुद प्रॉपर्टी है, वो खुद कुछ काम नहीं करती है। उसका बेसिकली प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से ही चेंज होता है। और अब मैं बात करने वाला हूं दूसरी वो रिस्क एसेट क्लास, वो एसेट क्लास जिसने सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न दिए हैं पिछले 20 सालों के अंदर, स्टॉक, शेयर्स। इसके बारे में आज विस्तृत बात करेंगे। आज की वीडियो मेनली फोकस इसी पे होगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जी हाँ, आपको मैं बता रहा हूं, इसका 3 पार्ट है टोटल, इसका रही है। तो दोस्तों, गोल्ड के पास सबसे ज्यादा रिस्क जिसमें आता है वो है हमारे शेयर्स, स्टॉक मार्केट। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचिए, एक्सपेक्ट करें कि मैं एक अच्छा रिटर्न कमाऊंगा, तो वो जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टॉक जो है, शेयर शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक भी डिमांड और सप्लाई की वजह से कभी कभार ऊपर नीचे जाता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस को शेयर प्राइस हमेशा फॉलो करता है। अगर शेयर ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो शेयर प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि ट्रेडर्स, स्पेक्युलेटर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, उस वजह से कई बार शेयर प्राइस धड़ाम से ऊपर भी जाता है और धड़ाम से नीचे भी जाता है। तो देखो, स्टॉक मार्केट गेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया रहती है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको शेयर्स इतना ज्यादा पैसा देंगे, इतना ज्यादा इट्स जेन्युइन आपको। लेकिन स्टॉक के अंदर आपको बड़ा ही संभाल कर इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको हर एक स्टॉक को पिक करने से पहले उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज पार्ट स्टॉक के अंदर बहुत मेन रहता है। देखो, 2 तरह से लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, एज अ इन्वेस्टर और एज अ स्पेक्युलेटर। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्रॉफिट अलग अलग भी होते हैं, दोनों का मोटिव मार्केट में आने का अलग अलग होता है। देखो, स्पेक्युलेटर मेनली मार्केट में आता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए। शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट कैसे बनेगा, जैसे कि अभी मान लो कोई एग्जांपल के लिए रिलायंस का मैं शेयर ले लेता हूं, जिसका प्राइस अभी 2100 के करीब का चल रहा है। लेकिन अब स्पेक्युलेटर को क्योंकि प्रॉफिट कमाना, वो क्या करवाएगा, डिमांड बढ़ानी है। क्योंकि प्राइस कैसे बढ़ेगा, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगा। तो वो क्या करेगा, रेगुलर जो परचेज इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे और डिलीवरी दोनों चीज चलती है मेरी शेयर मार्केट के अंदर, वो इंट्राडे के अंदर काफी सारे शेयर्स का लॉट परचेज कर लिया, काफी सारे शेयर्स परचेज कर लिया। और क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर मार्केट में भी डिमांड सप्लाई चलता है, जैसे ही मेरे शेयर्स की परचेज ज्यादा होने लग जाएगी, डिमांड बढ़ने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म के अंदर मेरा प्राइस बढ़ने लग जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। वो शॉर्ट टर्म वो 50% प्रॉफिट बुक नहीं करता, वो 100% प्रॉफिट बुक नहीं करता। उसको कंपाउंडिंग को अपने फेवर में चाहिए होती है। उसको वो कंपाउंडिंग में मेन फोकस करता है।
वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, लेट्स से 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, और वो चाहता है कि उसको कई गुना रिटर्न्स मिले। जो स्पेकुलेटर होता है उसका मोटिव जस्ट यही होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट कमाओ और निकल जाओ। 50%, 40%, 30%, 100% भी रिटर्न कई बार मिल जाते हैं और निकल जाओ। तो आपको एक तो सबसे पहले बात ये जान लेनी चाहिए, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग को मिक्स नहीं करना। अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं और आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग डीमैट अकाउंट रखिए, अलग अलग अकाउंट से उसके अंदर ट्रांजेक्शन कीजिए, एक मिक्स मत करिए। सबसे पहली बात तो बड़ी बात। और अगर आपको स्पेकुलेशन भी करनी है तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ सकते हैं, एक अच्छे फाइनेंशियल ब्रोकर की एडवाइस ले सकते हैं, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म के अंदर भी कुछ रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन कई बार उसके अंदर लॉस के चांसेस भी काफी सारे रहते हैं। और इन्वेस्टर के लिए सबसे खास बात, जो एक फेमस कोट चलती है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। इसका रेलिवेंस क्या है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आप जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सारा पैसा एक शेयर में इन्वेस्ट मत करो। आपको हर तरह के, हर सेक्टर के अलग अलग शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हर शेयर, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फूड सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, हर सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनीज को पिक करो, उनको एनालाइज करो, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने की कोशिश करो, उनके मैनेजमेंट के बारे में जानो। मैनेजमेंट को जानने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है तो कंपनी का वैल्यूएशन करना सीखना होता है। कंपनी का वैल्यूएशन की कंपनी अच्छी है, सब चीज ठीक है, लेकिन कंपनी क्या अभी महंगी मिल रही है, और कौन सी कंपनी सस्ती मिल रही है। जो कंपनी सस्ती मिल रही है लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ दिखाएगी तो उसकी शेयर प्राइस काफी गुना बढ़ जाएगी, काफी ग्रोथ वो दिखा देगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कहीं से भी, अभी तो काफी सारी फैसिलिटीज आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हैं, पर आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। मेरी सलाह ये है, आपको हर सेगमेंट की, हर सेक्टर की एक एक कंपनी को पकड़ना चाहिए और करीब ऐसे 3 से 4 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे भी कोरोना काल में आपने काफी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट गिरी, क्रैश हुई या बढ़ भी रही है। तो देखो अगर स्टॉक मार्केट गिरती भी है ना, जब स्टॉक मार्केट गिर रही थी, जब भी कुछ कंपनी के शेयर प्राइस पॉजिटिव में जा रहे थे, सेक्टर वाइज की बात होती है इसमें अंदर। अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है, काफी सारे सेक्टर गिर रहे हैं, तो जरूरी नहीं सारे सेक्टर गिरेंगे। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत कम चांसेस रहता है कि गिरता है। कम्युनिकेशन सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर ज्यादा प्राइस पे इफेक्ट करता है, उसका प्राइस पे इफेक्ट रहता है। तो मेरी आपको पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप 2 से 3 सेक्टर की कंपनी, अच्छी कंपनीज को पिक करें, उनका प्रॉपर एनालिसिस करें, उनका मैनेजमेंट एनालिसिस करें, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करें, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन आ रहे हैं, कितना कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कितना लोगों ने कितना डेट है, कितना टैक्स लायबिलिटी अभी बकाया है कंपनी पर। वो सभी चीजें आपको देख के चलनी पड़ती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन सेक्टर में आज के टाइम अगर मैं कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करता हूं, तो मुझे ये भी देख के चलना पड़ेगा कि उसका एजिया ड्यू कितना है, और क्या वो अपने एजिया ड्यूज के पे करने के लिए सक्षम है भी कि नहीं। और अब मेनली ये तो मैंने इन्वेस्टिंग के लिए बात करी। अब इसके आखिरी पार्ट में जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर मैं बात करूंगा, अभी आपको बता रहा हूँ, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी अपने 3rd लेक्चर में क्या करने वाले अपन स्पेकुलेशन के बारे में जानेंगे। स्पेकुलेशन की टेक्निक बहुत बढ़िया रहती है, जो कि काफी वर्कआउट हुई है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा रिस्क फ्री एसेट क्लासेस कौन सी है जिसके अंदर आपको जरा सा भी रिस्क नहीं है, एश्योर्ड रिटर्न है, उनके बारे में भी आपको 100% बताऊंगा। फिर आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पानी तो क्या क्या स्टेप्स हैं। देखो ये जो मैंने कहा ना इन्वेस्टिंग, ये भी एक स्टेप है टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। काफी सारे स्टेप्स है इसके अंदर, 3 से 4 स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं तक ही रखेंगे। थैंक यू।